दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ग्लिटर एक वर्ब है जिसका मतलब होता है चमकना, और ग्लिटर्स इसकी फिफ्थ फॉर्म है। और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, तब हमें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करना होता है। तो क्या अर्थ हुआ? ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, मतलब हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें, और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस महेश वॉज सिटिंग आउटसाइड हिज हट ऑन आ हिल। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है, और पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर हम ये दर्शाते हैं कि पास्ट में कोई क्रिया चल रही थी, हो रही थी। इस तरह के वाक्यों को पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य कहा जाता है, जहाँ पर वॉज या वर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। यदि हमारा सब्जेक्ट वी, यू, दे या फिर प्लूरल होता है तब हमें वर का प्रयोग करना होगा, और यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन होगा तब हमें वॉज का यूज़ करना होता है। तो यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है महेश, जिसके साथ वॉज का यूज़ किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार, महेश वॉज सिटिंग, महेश बैठा हुआ था, आउटसाइड हिज हट अपनी झोंपड़ी के बाहर, ऑन अ हिल एक पहाड़ी पर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? वंस महेश वॉज सिटिंग आउटसाइड हिज हट ऑन अ हिल। एक बार महेश एक पहाड़ी पर अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठा हुआ था। सडनली ही सॉ समथिंग शाइनिंग एट आ डिस्टेंस। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। SEEC का मतलब होता है देखना, और सेकंड फॉर्म है सॉ, SAW, सॉ। सडनली मतलब कि अचानक, ही सॉ उसने देखा, समथिंग शाइनिंग कुछ चमक रहा है, एट अ डिस्टेंस कुछ दूरी पर, डिस्टेंस मतलब दूरी। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि अचानक उसने देखा कि कुछ दूरी पर कुछ चमक रहा है। ही सैड उसने कहा, ओह इट्स अ गोल्डन हाउस। दोस्तों, इट्स मतलब इट इज़, और ये जो वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है जब हम वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर इज़ एम आर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, या और साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। इस तरह के वाक्यों में कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस तरह के जो वाक्य हैं उन्हें नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। तो उसने क्या कहा? ही सेड उसने कहा, ओह इट्स ए गोल्डन हाउस, मतलब ये एक सुनहरा घर है। सो इसलिए महेश रश्ड टूवर्ड्स द हाउस मेड अप ऑफ गोल्ड। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? रश का मतलब होता है, वैसे रश का मतलब भीड़ भाड़ होता है, भीड़ को रश कहा जाता है, ये एक नाउन है। उसके अलावा रश का मतलब होता है किसी जगह पर तेज़ी से भागकर जाना, उसे भी रश कहते हैं, और सेकंड फॉर्म है रश्ड। तो क्या अर्थ हुआ कि महेश, और टूवर्ड्स मतलब की ओर, महेश रश्ड टूवर्ड्स द हाउस मेड अप ऑफ गोल्ड, मतलब कि महेश जल्दी से सोने के बने हुए घर की तरफ दौड़कर गया। ही रैन वेरी फास्ट, और दोस्तों ये रन की सेकंड फॉर्म है रैन, और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। ही रैन वेरी फास्ट, वह बहुत तेज़ दौड़ा, बिकॉज क्योंकि, ही वॉन्टेड टू रीच देयर
एज सून एज पॉसिबल। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया। वांट मतलब चाहना, सेकंड फॉर्म वांटेड, और रीच का मतलब होता है पहुँचना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इस वाक्य में दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखें, जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर आप दो वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं, तो पहली वर्ब के बाद आपको टू का यूज़ करना है। टू का प्रयोग यहाँ पर कंजक्शन के रूप में किया जाता है, और टू के बाद जब आप अगली वर्ब लगाएंगे आपको हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होगा। REAC, रीच, रीच मतलब पहुँचना। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला, ही रैन वेरी फास्ट, वह बहुत तेज़ दौड़ा। बिकॉज क्योंकि, ही वॉन्टेड टू रीच देयर, रीच देयर मतलब वहाँ, एज सुन एज पॉसिबल मतलब क्योंकि वह वहाँ जितना जल्दी संभव हो पहुंचना चाहता था। एज सुन एज पॉसिबल मतलब जितना जल्दी संभव हो। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि वह बहुत तेज़ दौड़ा क्योंकि वह वहाँ जितना जल्दी संभव हो पहुंचना चाहता था। चलिए आगे देखिए। बट व्हेन ही रीच्ड देयर, दोस्तों रीच का मतलब पहुंचना, और ये सेकंड फॉर्म में रीच्ड, तो ये पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। बट लेकिन, व्हेन ही रीच्ड देयर, लेकिन जब वह वहाँ पहुँचा, इट वॉज एन ओल्ड हट, और ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। जैसा ऊपर मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था सिंपल प्रेजेंट, ये सिंपल पास्ट का है जहाँ पर सिंपल पास्ट में वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में वैसे ही नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। इट वॉज एन ओल्ड हट, ये एक पुरानी झोंपड़ी थी। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि लेकिन जब वह वहाँ पहुँचा, इट वॉज एन ओल्ड हट, ये एक पुरानी झोंपड़ी थी। इट अपीयर्ड टू बी गोल्डन बिकॉज ऑफ द सन्स रेज फॉलिंग ऑन इट। दोस्तों यहाँ सन के बाद एपिस्ट्रोफी एस है, जिसका अर्थ होता है काकी के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो वहाँ पर एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। और रेज का मतलब होता है किरणें, तो सन्स रेज का मतलब हुआ सूरज की किरणें। और दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। अपीयर का मतलब होता है लगना, दिखना, प्रकट होना, सेकंड फॉर्म में अपीयर्ड। तो क्या अर्थ हुआ, इट अपीयर्ड टू बी गोल्डन, मतलब ये सुनहरा लग रहा था, या कह सकते हैं ये सुनहरा लगा क्योंकि, बिकॉज ऑफ द सन्स रेज फॉलिंग ऑन इट, क्योंकि उस पर सूरज की जो किरणें थीं वो गिर रही थी, वो सूरज की किरणें उसके ऊपर पड़ रही थी। आगे देखिए। When he reached up the hill, he found that suddenly he saw that now his own hut was shining. Some glass pieces kept on the roof were catching the sun's rays and shining. क्या अर्थ हुआ दोस्तों, ये लंबा सेंटेंस है, इसको तो मैं थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करके इसको ट्रांसलेट करूँगा। तो क्या अर्थ हुआ, when he reached up, up मतलब ऊपर, when he reached up the hill मतलब जब वह पहाड़ी के ऊपर पहुंचा, हिल मतलब पहाड़ी, जब वह पहाड़ी के ऊपर पहुंचा, ही फाउंड उसने पाया कि, सडनली अचानक, ही सो उसने देखा कि, नाउ हिज ऑन हट मतलब अब उसकी खुद की, मतलब अपनी जो उसकी झोंपड़ी थी, वॉज शाइनिंग वो चमक रही थी। सम ग्लास पीसेस कैप्ड ऑन द रूफ, और दोस्तों रूफ का मतलब होता है छत। सम ग्लास पीसेस कैप्ड ऑन द रूफ मतलब कुछ कांच के जो टुकड़े थे वो रखे हुए थे ऑन द रूफ छत पर। वर कैचिंग द सन्स रेज, उन्हें सूरज की जो किरणें थी उस पर पड़ रही थी। एंड शाइनिंग, और वो चमक रहे थे। और दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पर ये चित्र भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये घर है, और ये सूरज की जब किरणें इसके ऊपर पड़ रही हैं तो ये सुनहरा चमक रहा है। चलिए आगे देखिए। देन महेश स्माइल्ड एंड सेड, स्माइल का मतलब मुस्कुराना, और ये पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है तो सेकंड फॉर्म है स्माइल्ड। देन महेश स्माइल्ड, फिर महेश मुस्कुराया। एंड सेड, और कहा, नाउ अब, आई हैव अंडरस्टूड दैट ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। दोस्तों यहाँ एपिस्ट्रोफी के बाद VEA इसका मतलब होता है हैव, और ये जो हमारा वाक्य है
इसमें हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया। ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाना। जैसे मान लीजिए हम वाक्य बनाते हैं, वह आया है, वह गया है, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं इस काम को कर चुका हूँ। तो जब आप कोई भी वर्तमान में ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर आप ये दर्शाते हैं वर्तमान में कोई क्रिया पूरी हो चुकी है, इस तरह के वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहा जाता है, जहाँ पर हैज़ या हैव का प्रयोग हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया जाता है और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब आपका सब्जेक्ट होगा आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल, तब आपको हैव का यूज़ करना है। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ आपको हैज़ का यूज़ करना होता है, साथ में थर्ड फॉर्म। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर हैज़ हैव के बाद थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? नाउ अब, आई हैव अंडरस्टूड, अब मैं समझ चुका हूँ कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, मतलब कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अभी आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट का समझाया, तो मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा एक होमवर्क देना चाहूँगा। मैं आपको 2 वाक्य दूंगा प्रेजेंट परफेक्ट के ही, एक अफर्मेटिव एक नेगेटिव। आप उन्हें ज़रूर ट्रांसलेट करें और कमेंट में बताएं। चलिए आप उन्हें जल्दी से नोट कर लीजिए। मैं खाना खा चुका हूँ। आई रिपीट द सेंटेंस, मैं खाना खा चुका हूँ। ये अफर्मेटिव है। अब आप दूसरे वाक्य को नोट कर लीजिए। वह नहीं आया है। आई रिपीट द सेंटेंस, वह नहीं आया है। तो दोस्तों इन दोनों वाक्यों को आप ज़रूर बनाएं। दोनों ही वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट के हैं, एक अफर्मेटिव है, दूसरा नेगेटिव है। आप इन्हें बनाएं और आप इसको कमेंट में बताएं। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, अच्छे से मॉरल के साथ। जैसा यहाँ पर हमने देखा, कहानी का जो टाइटल था वही इस कहानी का मॉरल है कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है। तो दोस्तों यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर भी करें, और यदि आपका कुछ सुझाव हो तो कमेंट में बताएं। और यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।